नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। लास्ट वीक हम जुड़े थे आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो रिलेटेड था चाइल्ड सेक्स अब्यूज के साथ। हमने बात की थी पॉक्सो एक्ट के बारे में और एक्चुअली ये पॉक्सो एक्ट क्या है और ये किस तरह से स्कूल्स में या गवर्नमेंट सेक्टर में इसे लागू किया जाता है, किस तरह का इसका प्रोसीजर है, उसमें आज डिटेल पे बात करेंगे। और इसको प्रिवेंट कैसे करना है, अगर आपको आपके घर में या आपके बच्चे को अगर आपको इसके बारे में समझाना है, उसका ज्ञान देना है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो उसमें क्या पॉइंट्स एज अ पेरेंट या एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको ध्यान रखने चाहिए, आज उसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ फिर जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मनीष। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। मनीष जी हैं लाइफ चेंज कोच, ये मेंटर हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कशॉप कंसल्टेंट हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज और पॉक्सो एक्ट के कंसल्टेंट भी हैं। मिस्टर मुंजाल पटेल, और मुंजाल जो हैं ये को फाउंडर हैं एडन कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के, और पिछले 1.5 साल से काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अडल्ट्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को। भारत में जो ये घटनाएं घट रही हैं, इसकी संख्या जो है इसे हमें कम करनी है, तो किस तरह का बदलाव पूरे प्रयास में हमें लाना चाहिए? जी धन्यवाद। इसका जवाब देने से पहले मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा वीएनएम टीवी और आप सब लोगों का कि इतना एक अहम मुद्दा पर आप फिर एक एपिसोड कर रहे हो और ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए फिर से धन्यवाद आपको। अभी रही आपके सवाल का, मुझे शुरुआत करना एक छोटे से एग्जाम्पल का। जब हम रात को सोते हैं, डेली हम क्या करते हैं, सारे दरवाजे बंद करते हैं, चेक करते हैं। एक 3-4 साल के बच्चे को भी पता है कि रात को अगर आप दरवाज़ा खुला रखते हैं तो वो बच्चा आपको बोलेगा कि इसे बंद करो, राइट? क्यों? ताकि चोरी नहीं होए। तो आप चोरी प्रिवेंशन करना एक 3-4 साल के बच्चे को पता होता है, राइट? इसका यही मतलब है कि आप अगर कोशिश करोगे कोई भी चीज़ की जागरूकता फैलाने का, अवेयरनेस फैलाने का, अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रही बात बच्चों के यौन शोषण का और हमें क्या करना चाहिए भारत में, ऑब्वियसली ये एक बहुत हॉट टॉपिक है, लेकिन दुख की ये बात है कि ये सिर्फ एक हॉट टॉपिक बन के रह जाता है। कोई भी चीज़ को सक्सेस होने के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। ये टॉपिक डिस्कशन होता है, जैसे आज भी आप और हम डिस्कस करें, हम सब यहाँ मिलकर डिस्कशन होने वाला है, सब होने वाला है, ये पब्लिक तक भी पहुँचेगी, स्कूल्स तक पहुँचेगी, बट कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा ये ज़रूरी है। तो रही बात जागरूकता की और रही बात चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ या बच्चों के यौन शोषण को कम करने वाली बात, वो सिर्फ जागरूकता प्रोग्राम से ही हो सकता है, इसका और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अभी दूसरी बात यह है कि ये कहाँ हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात, जहाँ हमें भीड़ मिलेगी, और भीड़, बच्चों की भीड़ कहाँ मिलेगी, हमें स्कूल्स में मिलेगी। लेकिन क्या स्कूल्स फॉरवर्ड आएंगे इस प्रोग्राम्स के लिए? 2017 से मैं काम कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पे एंड पॉक्सो एक्ट अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं। हम अगर 20 स्कूल में जाते तो कोई एक स्कूल बोलता कि हाँ हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो इसका रेशियो ये है, स्कूल्स इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके पास सारा नॉलेज है, बट सच ये है कि उनके पास एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं होता है। ज़्यादातर स्कूल्स गुड टच या बैड टच, जो गलत है एक्चुअली, जो सेफ़ एंड अनसेफ टच होना चाहिए, वहाँ तक करके एक टिक मार्क डाल के छोड़ देते हैं कि हाँ हमने प्रोग्राम कर दिया, यहीं तक ख़त्म हो जाता है। तो अगर हमें इस विषय पर सही में काम करना है, सारे स्कूल्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बिना अवेयरनेस के कुछ नहीं होने वाला है। पॉक्सो एक्ट करके एक एक्ट है जो स्पेशली 2012 में बनाया गया था, पिछले एपिसोड पर भी इसकी चर्चा हमने की थी। वो एक्ट एक बहुत पावरफुल एक्ट है। अगर लोग इस एक्ट के बारे में जानेंगे, बच्चे लोग जानेंगे इस एक्ट के बारे में, तो उन्हें भी बहुत यूज़फुल रहेगा ये कि हाँ अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है, या मेरे सोसाइटी में किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे कंप्लेन करना है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे होंगी? जब तक आप अवेयरनेस नहीं स्प्रेड करोगे, जब तक ये नहीं होगा। राइट।
तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और वीएनएम टीवी का हमेशा का यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि ऐसे सारे जो विषय नॉर्मल जनता नहीं करती है वो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ बना के रखा है, लेकिन क्या हमें पता है उसके बारे में? नहीं पता है। और ये एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी सारी चीज़ें इस एक्ट में, जैसे मनीष जी ने लास्ट सेशन में बताया था कि बताई गई हैं कि हर एक छोटे एक्ट के लिए उसमें सज़ा है। हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं है और इसीलिए इस एक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। मुंजाल, आपसे जुड़ेंगे इसी एक्ट को लेकर के आपकी जो एजेंसी है वो पेरेंट्स के साथ और गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ काम करती हैं, तो थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि पॉक्सो एक्ट एक्चुअली क्या है और अगर इसमें हमें जागरूकता फैलानी है तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। जो पॉक्सो का जो एक्ट बना है 2012 से, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था, तब से लेके आज तक जो प्लेटफॉर्म पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो स्कूल्स है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, या ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ पे बच्चा जाके सीखता है या रहता है, फॉर एग्जाम्पल डे केयर सेंटर। तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, पहले तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब एक्ट जो बना है उसके फायदे और नुकसान दोनों भी है, वो हर एक एक्ट में होता है। कई सारे ऐसे फैक्ट है जो केस स्टडीज में हम बताते हैं कि इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाफ इंफॉर्मेशन लेके आप इसको यूटिलाइज करना चाहोगे तो ये फ्यूचर में आपके अगेंस्ट आ सकता है जी। तो एज फार एज द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस इज कंसर्न, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं या जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। दूसरा क्षेत्र ये है कि टीचर्स को और पेरेंट्स को अवेयर करवाया जाए। अब टीचर्स जो है स्कूल्स के अपने एक्स्ट्रा करिकुलम है उनके पास, या को एक्टिविटीज वो करवाते हैं या पढ़ाई करवाते हैं। इसके साथ एटलीस्ट 30 डेज 45 डेज मंथ या जो भी उनका शेड्यूल रहता है उसमें इसको थोड़ा सा वेटेज देंगे तो ये एज अ रिफ्रेशर बच्चों के लिए काम करेगा। क्योंकि जब हम किसी भी कमर्शियल को देखते हैं वो चीज अगर हमारे सामने नहीं होती है हम उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो साल में अगर एक बार इस चीज को एज अ कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉर स्टूडेंट या एज एन ऑप्शनल प्रोडक्ट फॉर द स्टूडेंट्स अगर हम रिप्रेजेंट ना करके इसको हम कंपल्शन अगर बनाते हैं, और दूसरा इट शुड बी डिस्कस्ड, इट शुड बी डिस्कस इन सोसाइटी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों से बात कर सके या टीचर्स बच्चे से बात कर सके या टीचर्स भी पेरेंट्स से बात कर सके इस बारे में, क्योंकि ये ट्रायंगल बच्चों की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें कितना वेटेज देना बीइंग अ पेरेंट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जहां हम कोर्स को वेटेज देते हैं, करिकुलम को वेटेज देते हैं, वहाँ थोड़ा अगर वेटेज हम इस बात को भी दें और बच्चों को बताएं कि पॉक्सो एक्ट एक्चुअली क्या है, उनके फायदे के लिए। अगर बच्चे को पता होगा तो कल उठ के अगर बच्चे के साथ कभी कोई भी गलत काम हो रहा है तो बच्चा अपनी आवाज उठा सकता है, और अगर पेरेंट को पता होगा तो बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, टीचर को पता होगा तो बच्चे को सपोर्ट मिल सकता है। तो बच्चे के लिए कितना स्मूथ हो जाएगा ये समझाना कि उसके साथ जो तकलीफ उससे जो हो रही है, जो पेन के अंडरगो बच्चा हो रहा है, वो कितना अगर आप समझ सकते हैं तो उसके लिए वो समझाना और इजी बन जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि उस समय बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होगी। तो उसमें हमारा एज अ फैमिली उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि बच्चों के यौन शोषण है, उस पे सख्त कानून है, जैसे एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन क्या ये जो सुरक्षा है ये पर्याप्त है उनके लिए? देखिए, जो एक्ट बना है एंड जो कानून है वो काफ़ी है जी, वो काफ़ी है इस चीज़ को कम करने के लिए, ये गलत काम को कम करने के लिए। लेकिन कोई भी एक्ट तब सक्सेसफुल होगा जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जी। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था 1 महीने पहले, गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पूछा कि इतने साल पहले आपने कंपलसरी हेलमेट का रूल आप लेकर आए हो पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। ये मैं एक एग्जाम्पल की तरह कोट कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को अगर सक्सेसफुल करना है बिना इम्प्लीमेंटेशन का उसका सक्सेस नहीं होगा। एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया ये एक्ट, और जहाँ जहाँ ये एक्ट मतलब
कोर्ट में गया है, केस हुआ है, काफ़ी एक्ट्स में सज़ा भी मिली है। इनफैक्ट फास्ट ट्रैक केसेस हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। एंड शायद पब्लिक को ये नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉक्सो के कोर्ट्स होते हैं ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। ये जो रेगुलर कोर्ट्स में केसेस चलते हैं वहाँ पे पॉक्सो का केस नहीं होता है, स्पेसिफिकली पॉक्सो के केसेस होते हैं। और जब पॉक्सो का केस का हियरिंग होता है, ओनली जो पीड़ित बच्चा है और जिसने गलत काम किया है सिर्फ वो ही होते हैं, और बच्चे के साथ या तो उसके फैमिली मेम्बर्स या जो ट्रस्टेड पर्सन है वो अलाउड है अलॉन्ग विद द लॉयर्स, उसके अलावा कोई नहीं होता है। और उसमें भी ये रूल है कि कोर्ट के अंदर जिसने गलत काम किया वो और जो बच्चा है वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे, या तो पर्दा रहता है, पर्दे के पीछे वो पर्सन रहता है ताकि बच्चा सुन सके कि वो क्या बोल रहा है, और जिसने गलत काम किया वो सुन सके कि बच्चा क्या बोल रहा है और अपने डिफेंस में जवाब दे सके। तो इतना कुछ कानून अलाउ करता है आपको। फिर भी अगर आप इसको बाहर आके आप फाइलिंग नहीं करते हो, रिपोर्टिंग नहीं करते हो, इसलिए रिपोर्टिंग नहीं करते हो कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत लोगों को पता नहीं। माँ बाप को ये शायद लगता होगा अरे यार हमें तो कोर्ट जाना पड़ेगा, इतने लोग होंगे, शर्म की बात है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट ये अभी हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें ये सब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में बताना ज़रूरी है। और ये तो बात की बात है, ये तो जब अगर कुछ हादसा हो जाता है तब। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने 10-5 मिनट पहले आपसे डिस्कस किया, जब तक हम अवेयरनेस पे नहीं फोकस करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। और अवेयरनेस तब होगा जब स्कूल्स बोलेंगे यस, और जब तक स्कूल्स यस नहीं बोलेंगे बहुत मुश्किल है इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। फिर तो एक ही चारा है, सोशल मीडिया, आप लोग के सहायता से, इसी तरह से हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर मैं पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो पेरेंट के लिए भी ये एक्सेप्ट करना और पब्लिक में डिक्लेयर करना बहुत ही शॉकिंग है। कंसल्टेंसी के अंडर काउंसलिंग भी करते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं पेरेंट्स को समझाना कि एक्ट है तो आप उसका बेनिफिट लीजिए, आप रिपोर्ट कीजिए, आप एफआईआर करिए, किस तरह समझाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जहां तक पेरेंट बहुत कंफर्टेबल नहीं होते होंगे कि ये चीज़ पब्लिकली पता चले। पेरेंट्स के लिए अगर एक्सेप्टेंस लाना है तो पेरेंट्स को हमें ये बताना चाहिए कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, सबसे अहम बात आप अपने आप से ये बोलिए कि इसमें मेरे बच्चे की गलती नहीं थी। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हमें बच्चे को भी ये सिखाना चाहिए कि बच्चा इसमें आपकी गलती नहीं है और कोई आपके साथ गलत काम किया है। तो यही बात बच्चे के जहन में भी होना चाहिए, और यही बात अगर पेरेंट सपोर्ट करेगा बच्चे को कि चिंता मत करो बच्चा, आपकी कोई गलती नहीं है, हम हैं आपके साथ, तो 100% बहुत बच्चे रिपोर्टिंग करेंगे और पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर एक बच्चा खेल रहा है और बच्चे के साथ और कोई कुछ गलत काम कर रहा है, उसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो ये बात एक बहुत अहम बात है बताना कि बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो बच्चे को हमें ये कॉन्फिडेंस देना है कि इसमें आपका कोई वो नहीं है बेटा, लेकिन आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा कि एक थियरी है जिसको बोलते हैं डोंट नो। ठीक है, बच्चा वो बेस्ट एग्जांपल है हमारी सोसाइटी के लिए जिसको पता ही नहीं है कि उसको क्या पता नहीं है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन या जो सहानुभूति फ्रॉम द पेरेंट्स और एक सपोर्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्कूल एज वेल एज होम, ये अगर बच्चे को मिलता है और उसको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर हो जाता है कि जहां पे भी मैं अपनी बात रखूंगा उसको सुना जाएगा, मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन या करेक्ट सपोर्ट मिलेगा, तब जाके बच्चा खुल के बात करेगा। अगर आपके घर का माहौल ये है कि पेरेंट्स में से फादर स्ट्रिक्ट है तो बच्चा डेफिनेटली मम्मी से जाके बात करेगा, बिकॉज ही इज अफ्रेड दैट अगर मैं पापा से बात करूंगा तो पापा विल रिएक्ट समथिंग एक्स, राइट। तो जब माहौल अगर आप ये क्रिएट करते हो कि एनीथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड अगर आप उसको सुनते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली ये चीज भी बच्चा समझेगा। इसके लिए एज ग्रुप, आपकी सोसाइटी, आपका सोसाइटी का जो लेवल है, आपका जो सोशल स्टेटस है, ये कोई चीज मैटर नहीं करती है। आप कोई भी समाज में हो, कहीं पे भी हो, एटलीस्ट आप अपने बच्चे के साथ
जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक ऐसे जितने भी सेंसिटिव सब्जेक्ट्स है यू शुड बी ओपन इनफ टू डिस्कस, और इसको आपको प्रमोट करना चाहिए विद इन योर सर्कल, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो डरते हैं या एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं या अपनी फैमिली को एक्सपोज होने से बचाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली को बचा रहे हो बट बच्चा सफर कर रहा है, राइट? अगर वो बड़ा होके कोई मैरिज रिलेशनशिप में जाता है या उसका कोई और रिलेशन जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट में भी अगर उसके साथ सिमिलर सेट ऑफ एक्शंस होता है तो वो सारी चीजें खुल के बाहर आती है और उसके बिहेवियर में वो चीज दिखती है। डिमोटिवेशन, एंजाइटी, फियर के जब डीप डाउन रूट्स साइकोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं हमारे यहाँ पे, तब ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल के आती है जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है और खुद उनको भी नहीं पता है कि इसकी वजह से मेरा माइंडसेट या अभी का जो थॉट प्रोसेस और बिहेवियर पैटर्न है वो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस ये हुआ है। सो हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट के जितने भी आउटकम आते हैं या जहाँ पे भी हम ये ऐसे कोई सेंसिटिव बच्चों के साथ बातें करते हैं, तब हमें ये चीज हमेशा फील होती है और वो प्रूव भी हुई है कि बिकॉज ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर का जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं वीक है। इसको हम जितना स्ट्रॉन्ग कर सके एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। लॉन्ग रन में फिर पता चलता है कि डीप डाउन रूट्स में कुछ गलत हुआ है। मैं एक वर्कशॉप कर रहा था एक स्कूल में, ना तो मुझे स्कूल का नाम लेना है या कौन से शहर में, 6 दिन का वर्कशॉप था, बच्चों के साथ चाइल्ड सेक्स अब्यूज पे वर्क कर रहा था। और तीसरे या चौथे दिन जो कोऑर्डिनेटर टीचर थी, एक ही कांस्टेंट कोऑर्डिनेटर टीचर थी, मैं फुल डे वर्कशॉप कर रहा था फॉर 6 डेज। तीसरे या चौथे दिन वो टीचर रोने लगे हॉल में, सब बच्चे जाने के बाद फूट के रोने लगे एंड बोले कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है 2 मिनट। मैं बोला बोलिए। मैं डर गया कि क्या हो गया इनको सडनली। तो फिर उन्होंने बोला सर मुझे आपसे ये शेयर करना है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरे एक वेरी क्लोज रिलेटिव, अगेन आई डोंट वांट टू मेंशन, मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव मेरे साथ गलत काम करते थे और मैंने कई बार अपनी माँ को बताया, लेकिन मेरी माँ ने यही बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो तुम्हारे साथ ऐसे कर ही नहीं सकते। ये होता गया, मैं बोलती गई एंड मेरी माँ ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। और मैं अभी इसलिए रो रही हूँ, मैं अभी इसलिए दुखी हूँ क्योंकि एक तो ना मैं भूल पाई और ना ही भूलने का मुझे मौका है, क्योंकि वो रिलेटिव अभी भी हर रविवार को मेरे घर आते हैं, चाय नाश्ता करके जाते हैं और मुझे इसलिए अभी रोना आ रहा है, मुझे रोने दीजिए। एंड उनकी एज थी 38, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो आप देखिए ये कैसे अफेक्ट करता है। दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल। मैं आपको कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ, मेरे सामने हुआ, मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा डिस्टर्ब करता है ये बच्चों को। ऐसे किस्से बहुत सारे घरों के कोने में दबे हुए होंगे। जिस तरह मनीष जी ने बताया, आई थिंक आपके फैमिलीज में भी कभी ऐसा किसी के साथ, हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन हुआ होगा, लेकिन हम किसी को बता नहीं पाए क्योंकि किसी ने हमें सुनने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी भी हम कहते हैं ना कि दिल्ली दूर नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए एक लैंडिंग ईयर बने। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी बातें हों तो ही सुनिए, रूटीन में भी बच्चों के साथ थोड़ा समय निकालिए ताकि बच्चा अपना घर में आके अपना स्कूल का रूटीन, क्लास का रूटीन आपसे शेयर करें। और जब बच्चे को ये हैबिट बन जाती है कि भाई हाँ मुझे घर जाके मम्मी के साथ मैं बात करूं या पापा के साथ बात करूं, तो बातचीत के दौरान भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। इसीलिए एक टाइम जो है दिन में एज अ वर्किंग पेरेंट आप समय निकाले थोड़ा सा और अपने बच्चों के साथ ये एक रिलेशनशिप जरूर डेवलप करें, क्योंकि जब बच्चा किसी को कह नहीं पाता है ना तो बहुत बेबस हो जाता है, और वो बेबसी जो है ना वो बहुत लंबी जाती है। जैसे उन्होंने बताया कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और फिर उसमें से उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं। तो हम यहाँ तक क्यों जाने दें, इस चीज़ को इतना क्यों बिगड़ने दें? ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। प्लीज़ ये सब चीज़ों पे ध्यान रखें, इन्हें गौर फरमाएं, और जहाँ तक हो सके अगर आपके आसपास में भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो उन पेरेंट्स के साथ भी इसके बारे में बात करने की कोशिश करें। शर्माएं नहीं, क्योंकि आप शर्माएंगे तो शायद कल उठ के ये चीज़ किसी और के साथ हो जाएगी और आपको अफसोस होगा कि मैंने इसके बारे में क्यों नहीं कहा।
तो हमें अफसोस नहीं करना है, हमें इस पे एक्ट करना है। मनीष जी, 2 सालों में कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन प्रोमिनेंट हो गया और उसके बाद अभी भी बच्चों के साथ गैजेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स आपको दिखे इसमें, सेक्सुअल अब्यूज में या हरेसमेंट में या मॉलेस्टेशन में, या फिर बच्चों के अंदर एक वो कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन को ट्राई करने की बहुत आदत है, मतलब कुछ नया करना है, तो क्या इसमें ऐसे भी कोई आपने कोई केसेस देखे कोविड के समय में कि भाई बच्चों के साथ आजकल साइबर क्राइम भी बहुत होता है, साइबर बुली भी बहुत होते हैं, तो क्या ऐसे केसेस आपने डील किया हो? अगर जी, कोविड में क्या हुआ कि बच्चों के हाथ में गैजेट्स ज़्यादा टाइम के लिए रहने लगा तब से, एंड उसी के बहाने उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा हो गया। जो शायद एक 10-11 साल का बच्चा 13 या 14 साल की उम्र में सीखता, शायद 10-11 साल की उम्र में ही सीख गया। उसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स, हम कहते हैं कि सेंसर बोर्ड, बट OTT प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी सेंसर नहीं है। आज एक 4-5 साल के बच्चे को पता है कि नेटफ्लिक्स कैसे स्टार्ट करूं, डिज्नी हॉटस्टार पे कैसे जाऊं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और अगर घर में टीवी में अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स, तो 12-13 साल का बच्चा अपने मोबाइल पे भी देख सकता है। सो दिस एक्सपोजर हैज़ इंक्रीज्ड। एट द सेम टाइम आप देखेंगे चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के केसेस भी बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज़ हो गए हैं, राइट? उसका जो भी कारण हो सकता है, आई डोंट रियली नो द रीजंस, बट मुझे यही लगता है कि बड़े हो या बच्चे हो, ज़्यादा टाइम विद गैजेट्स ये कोविड के टाइम में करने के लिए कुछ नहीं था। एक्सपेरिमेंटिंग, लुकिंग एट ऑल थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, ऑल दिस इज ओनली इंक्रीज। सब ने सब चीज़ को खाली इंक्रीज किया है। तो फिर से मैं घूम फिर के एक ही बात पर आऊँगा कि अगर इससे हमें कम करना है तो जागरूकता फैलानी है, डेफिनेटली वो है। अभी ऑनलाइन आप जो कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज इज ऑल्सो पनिशेबल। कितने सारे बच्चे ये जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे किसी के अगेंस्ट, वो भी पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे एक सिंगल ऑब्सीन पिक्चर या फिर कुछ गलत गंदा पिक्चर आप किसी को भेजोगे और सामने वाला अगर कंप्लेन करेगा, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द पॉक्सो एक्ट। ये बहुत जरूरी है। जेंडर बायस, नॉट जेंडर, राइट, इट इज नॉट जेंडर बायस। और पॉक्सो एक्ट ये भी कहता है कि आप फिर कल ये नहीं कह सकते हो कि मुझे लॉ नहीं पता था। अभी एक रिसेंट केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें जज ये बोल रहे थे कि शायद पॉक्सो एक्ट कहीं ना कहीं बहुत सख्त तरीके से बनाया गया है, क्योंकि 13, 14, 15, 16 साल के उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडीली डिज़ायर्स डेवलप होता है बच्चों के बीच में, और वो कुछ गलत काम कर देते हैं। पर फिर पॉक्सो एक्ट इसलिए भी बनाया है ताकि वो ये जाने कि हमें इस उम्र में कुछ गलत काम नहीं करना है। और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये भी सवाल उन्होंने किया है और ये भी बोला है कि ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का अवेयरनेस एंड पॉक्सो एक्ट को आप स्कूल्स में क्यों नहीं स्प्रेड कर रहे हो, दिस शुड बी डन। तो उन्होंने ये भी सवाल रेज किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी हो, शायद पॉक्सो एक्ट सख्त थोड़ा बना है या फिर जल्दबाजी में बना हो थोड़ा बहुत बच्चों के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमें लॉ नहीं पता है। यू कैन नॉट से दैट आई डोंट नो द लॉ, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। सो ओनली दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप अवेयरनेस स्प्रेड करो, और उन्होंने खुद बोला है मिनिस्ट्री को कि आप अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी रीसेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 वीक पहले का जजमेंट है केरला हाई कोर्ट का। तो जब जज भी यही कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं, तो फिर आम आदमी के समझ से ये क्यों बाहर है, ये आप और हम नहीं समझ सकते। अगर हमें बच्चों को इस विषय में शिक्षित करना है तो किसका सपोर्ट ज़रूरी है और किसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चे के लिए दूसरा घर उसकी स्कूल है, ठीक है। दिन के 8 घंटे एटलीस्ट वो स्कूल में बिताते हैं बच्चे, और आज तो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आफ्टर स्कूल आवर्स भी वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो जब आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा है, वो सबसे पहले जो रोल प्ले करता है ना, वो टीचर का रोल प्ले होता है, राइट? वो जो डुप्लीकेशन इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। सो जब बच्चा
अपने टीचर को सबसे पहले हीरो मानता है, तो आई गेस स्कूल्स और टीचर्स को ये इनिशिएट लेना चाहिए। उनके साथ जो भी अपने डिस्टेंस है उसको जितना वो कम कर सके, बिकॉज डिस्टेंस ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं जाती है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप यहाँ से राजस्थान जाओगे, आपने अगर को ड्राइवर सीट पे सीट बेल्ट नहीं पहना है एंड इफ पुलिसमैन आस्क यू फॉर अ फाइन, तो आप ये बोलोगे कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे को ड्राइवर सीट पे सीट बेल्ट इज कंपलसरी है। दैट इज एप्लीकेबल टू गुजरात एज वेल, राइट। सो जहाँ पे आपको एक्ट जो लागू किया जाता है, जब तक उसके ऊपर आप काम नहीं करते हो तब तक चेंज नहीं आएगा, राइट। और चेंज लाने के लिए किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ऐसा मुद्दा है, जैसे मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि टैबू के फॉर्म में अगर आप इसको कंसिडर करोगे, आप ये सोचोगे कि ऐसा बताने से ये चीज अगर हाइट क्रिएट करती है तो क्या होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रिवेंशन की बात करते हो, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमेशा चोरी होने का डर नहीं होना चाहिए। दैट्स अ प्रिवेंशन एक्ट व्हाट वी आर डूइंग। तो ये एक प्रिवेंशन एक्टिविटी। और दूसरा जो स्कूल का जो सपोर्ट स्टाफ है, दैट दे पीपल आर मूविंग अराउंड द स्कूल्स 360 डिग्री। जो सफाई कर्मचारी है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, जो स्कूल के बस के कंडक्टर और ड्राइवर्स है, ये स्कूल का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है। वो अगर ये चीज कभी बच्चों के साथ नोटिस करते हैं, बट उनको नहीं पता है कि ये चीज मुझे रिपोर्ट करनी है, या फिर वो ये सोचेंगे कि मैं ये किस झमेले में मैं जाऊं, राइट। बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द केओस। मेरा नाम आया तो क्या होगा, हम छोटे लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। बट उनको भी ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर कुछ गलत देखता हूँ तो मैं ये इसको जाके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करूँ। तो ये एक्ट का जो ट्रेनिंग हम स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीजों पे गौर करते हैं। रिपोर्ट स्ट्रक्चर, टेक्निकलिटी जो है वो मनीष जी आपको बताएंगे कि ये टेक्निकलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए पर्टिकुलरली, और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे बच्चे जाके स्टडी कर रहे हैं, दे ऑल आर लायबल फॉर देयर सिक्योरिटी। चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो, चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का क्लास हो, वहां पे इसका नॉलेज स्प्रेड और इसका डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करें एक्चुअल पॉक्सो एक्ट की, तो आप वर्कशॉप्स करते हैं, आप कंसल्टेंसी करते हैं इस क्षेत्र में, किस तरह से इस एक्ट को अगर हमें स्कूल में लागू करना है तो किन बातों का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है स्कूल्स में? देखिए, कोई भी स्कूल के साथ जब हम जुड़ते हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन 3 भाग में होता है जी। एक तो टीचर्स वर्कशॉप। टीचर्स वर्कशॉप में टीचर्स को हम सारे रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स बताते हैं। उसके अलावा हम उन्हें ये समझाते हैं कि अगर स्कूल में कुछ हो गया है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है और क्यों रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 19 के अंदर रिपोर्टिंग अनिवार्य है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता था कि मुझे रिपोर्ट करना है। मैं आपको 2 लाइव एग्जाम्पल दूंगा। एक तो एक केस हुआ था केरला में, जहाँ एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने एक चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का केस लेने से मना कर दिया। उनके ऊपर सेक्शन 19 लागू किया गया एंड उन्हें नौकरी से निकाल दी गई। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो वेरी रिसेंटली हुआ था, नॉट टू लेट, वेरी रिसेंटली मीन्स आई थिंक 18 या 19 में हुआ था, जो मणिपुर चाइल्ड राइट्स जो मणिपुर चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन, नॉट जस्ट एनीबडी एल्स, चेयरपर्सन के सामने एक चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का केस आया था। उन्होंने वुमेन सेल को बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन करो इस पर, बल्कि उन्हें क्या करना था, उन्हें इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करना था। उन्होंने नहीं किया। जब दिल्ली NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को ये पता चला, उन्होंने इमीडिएटली मणिपुर के DGP को ये आदेश दिया कि सेक्शन 19 के अगेंस्ट मणिपुर चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन के ऊपर केस करो, और उन पर केस किया गया। तो जब उन जैसे लोगों पर ये लागू हो सकता है तो आप और हम क्या हैं? तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें लॉ नहीं पता था। तो आपको कोई भी बच्चे के बारे में अगर आपको चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ की जानकारी है, आपको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। अब ये सब कैसे पता चलेगा लोगों को, जब तक आप नहीं बोलेंगे इसके बारे में, या हम नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही काफ़ी लॉज हैं जो बहुत अहम है। कथुआ रेप केस जो हुआ था, जो अभी
थोड़े साल पहले ही हुआ था, उसमें 4 बहुत बड़े मीडिया हाउसेस को 10-10 लाख का फाइन देना पड़ा क्योंकि उन्होंने बच्चे का नाम रिलीज़ कर दिया था। एंड उनको जेल जाने की भी नौबत आई थी, बट उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी किया था, इसलिए जेल नहीं गए, पर 10-10 लाख का फाइन। सेम लागू होता है स्कूल्स को। अगर स्कूल कभी बच्चे का नाम दे दिया या और 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें नहीं देना है, वो अगर उन्होंने बाहर दे दिया और बाहर ये इन्फॉर्मेशन फैल गई, तो दे कैन फेस अ फाइन ऑफ 10 lakhs एंड इवन गो टू जेल। एंड हु ऑल विल गो टू जेल? प्रिंसिपल प्लस मैनेजमेंट एंड प्रॉबेबली द टीचर इन्वॉल्व, या जो भी इन्वॉल्व है, जिसे भी पता था। तो ये सब कैसे पता चलेगा स्कूल्स को? तो जब तक वर्कशॉप नहीं अटेंड करेंगे। तो एक तो टीचर्स एंड मैनेजमेंट वर्कशॉप होता है, एक होता है जैसे इन्होंने कहा कि नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ एक बहुत अहम हिस्सा है, स्कूल का आँख और कान वो रिप्रेजेंट करते हैं। फुल टाइम स्कूल में घूमते रहते हैं, उन्हें पता है कि हर स्कूल के हर कोने में क्या हो रहा है। टीचर्स बिजी रहते हैं क्लासेस में, मैनेजमेंट बिजी रहता है, ये घूमते रहते हैं, प्लस बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत हाई होता है। तो इनके साथ जो वर्कशॉप होता है उसमें इन्हें बहुत अहम तरीके से बताया जाता है कि आपका रोल क्या है और आप अगर गलत करेंगे तो उसके पनिशमेंट्स क्या है। तो वो डर भी बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि फैक्ट है, भले आप उसे डर समझे या फैक्ट समझे, वो ज़रूरी है। और तीसरा हिस्सा होता है स्टूडेंट्स के वर्कशॉप में हम उन्हें ये बताते हैं कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। हम बच्चों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, छोटे बच्चों के साथ। एक कंपलसरी मूवी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बोला है हर स्कूल को बताने को, कोमल है मूवी का नाम। तो काफ़ी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है यूट्यूब में, जस्ट 10 मिनट का फिल्म है। गवर्नमेंट ने बोला है कि हर स्कूल को ये बताने को, बट अभी तक कोई नहीं बताता है। तो वो मूवी बताते हैं एंड देन हाँ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं 9, 10, 11, 12, उन्हें हम लॉज भी समझाते हैं कि अगर आपने ये किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप कोई सेक्सुअल कंटेंट का फोटोग्राफ दिखा रहे हो तो भी आप फंस जाओगे। अगर आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो भी आप फंस जाओगे। अगर आप गलत तरीके से कहीं हाथ लगा रहे हो तो भी आप फंस जाओगे। तो बच्चे लोगों में भी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, कोई बच्चों में फिर वो डर भी पैदा होता है। अगर कभी उनके दिमाग में कुछ गलत करने की सोच भी होती है फिर नहीं करते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है और स्कूल्स में हम ये कर सकते हैं। तो 3 हिस्से में वर्कशॉप्स होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डिटेल में पूरा डिस्क्राइब कर दिया। और आई थिंक कहीं ना कहीं जहां मुंजाल ने लास्ट एपिसोड में जिक्र भी किया था कि स्कूल्स का जो आंकड़ा है इसमें पार्टिसिपेट करने का वो बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है कि शायद ये सारी लायबिलिटीज उन पर ना आए इसीलिए स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं? मैम मुझे लग रहा है कि लायबिलिटीज तो सेकंड स्टेज की बात है, टू बी प्रिसाइज। जब तक आपको पता नहीं है जो फेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या चाहे आप उसको खुल के बताओ या ना बताओ, बट जो एक्ट होता है, जो लॉ होते हैं ना, विच इज कंपल्सरी, वो मेरे पे भी इतने लागू होंगे जितना स्कूल पे है। तो जब आप उसको एक्ट के फॉर्म में कंसिडर करोगे रादर देन नॉलेज, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो द एक्ट। और इससे हमने बहुत सारे प्रीवियस केस स्टडीज हमने स्टडी किए हैं। देयर आर मोर देन 500 केस स्टडीज विद अस बेस्ड ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट, राइट, जिसके अंदर मेजोरिटी केस में बच्चों को पता ही नहीं है कि किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है। तो नॉलेज आप शेयर नहीं करोगे, अवेयरनेस जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, तब तक किसी को भी दोषी ठहराना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो अगर आपके माध्यम से हम वो जो पायोनियर्स है एजुकेशन इंडस्ट्रीज के, जितने भी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज पे एटलीस्ट बात करना शुरू करो। देयर आर 100 of people available in the society who are expert into this act. You can talk to your lawyers as well कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या किया जाए। हमारे जैसी संस्था है जो इसको ट्रेनिंग के फॉर्म में हम काम करते हैं जहाँ पे, तो वी आर अवेलेबल, बट एटलीस्ट आप इस पे डिस्कशन करना शुरू करो। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक मनीष जी टू टेल यू that you know how it is important to discuss about the POCSO Act in parents meeting. मैंने आपसे यही बोला था कि स्पेशली CBSE स्कूल्स के सर्कुलर में क्लियरली मेंशन गया है कि हर पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को बताया जाए थोड़ा थोड़ा POCSO Act के बारे में, चाइल्ड सेक्स अब्यूज अवेयरनेस के बारे में। लेकिन कभी नहीं होता है, कोई स्कूल्स में नहीं होता है।
एंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अभी ये है कि ये कह रहे थे कि, और आप भी कह रहे थे कि स्कूल्स इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं। स्कूल्स मोस्टली बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अभी मुझे कहना है, जो आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी स्कूल के ओनर्स या प्रिंसिपल्स देख रहे हैं वो ज़रूर सोचेंगे। एवरेज 200 से 225 दिन तक स्कूल चलता है, बाकी दिन छुट्टी रहती है। अस्यूमिंग 5 घंटे एक दिन चलता है स्कूल, अस्यूमिंग, तो 200 दिन भी आप गिन लो तो हजार घंटे हो गए, 1000 आवर्स तक। 1000 आवर्स में अगर आपके बच्चों के लिए 2 से 4 घंटे आपके पास टाइम नहीं है, विच इज लेस देन 0.5%, तो आप क्या सच बोल रहे हैं? 0.5%। 1000 आवर्स में आपके पास 4 आवर्स नहीं है आपके बच्चों के लिए? आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, और इतने इंपॉर्टेंट विषय के लिए? और स्कूल्स के पास बाकी सब चीज़, जैसे आपने फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पिकनिक, हर चीज़ के लिए वक्त है, इसके लिए वक्त नहीं है। तो ये सोचने की विषय है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्कूल ओनर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को या प्रिंसिपल्स, वो सोचें कि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स वो बच्चे जो उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और इस पे मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अगर स्कूल के पास नॉलेज अवेलेबल नहीं है या अभी तक उन्होंने ये इनिशिएट नहीं लिया है, तो जो पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स अभी सुन रहे हैं, दे कैन टॉक टू देयर स्कूल या प्रिंसिपल से या मैडम उनके क्लास टीचर से जाके बात करें कि ये विषय में आप क्या काम कर रहे हो। ये आपका हक है, क्योंकि आप अपना बच्चा वहां पे 8 घंटे के लिए भेजते हो, तो आपका ये हक है कि आपके बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में जो एक्ट डिजाइन हुआ है, इसके ऊपर स्कूल कितना जागरूक है। जी, तो रिवर्स मैकेनिज्म में भी हम ये काम कर सकते हैं। हमने तो ये इनिशिएटिव ले लिया है कि पॉक्सो एक्ट आप तक पहुंचाएं, और इसके लिए ही मुंजाल और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली अहमदाबाद से यहाँ तक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि वो कितने इन डेप्थ इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और क्यों इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस उनका इतने सालों में रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का इतना सपोर्ट नहीं मिला है, और इसीलिए हम भी यही ट्राई कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। जो वीडियोस आप ये हमारे देख रहे हैं, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। आपके पेरेंट के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप भी होंगे, अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप ये लिंक शेयर कर देते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंच सकता है। आप तक पहुंचेगा तो स्कूल तक डेफिनेटली पहुंचेगा, और स्कूल तक पहुंचेगा तो आगे कम्युनिटी तक, सोसाइटी तक ये सारी बातें जरूर जाएंगी। हम सबको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मुंजाल आपका और मनीष जी आपका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। VNM TV अब हर जगह है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, यूट्यूब चैनल्स है, VNM TV किड्स का चैनल भी है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, तभी यहाँ पर होने वाली जितनी भी चर्चाएं उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।